अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में यकदम इजाफा देखा जा रहा है। शहरी घर की दहलीज पर भी लुट जा रहे हैं, महफूज नहीं है। कई वीडियोस वायरल हुई हैं और मुल्ज़िमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और कई जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन बहरहाल जो उनको सजाएं देने का सिलसिला है वो ताहाल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। सिंध भर में PQR ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए, IG सिंध ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। कराची में 9 उम्र लड़के मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस पाए गए हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी सवालात उठ खड़े हुए हैं। SBCA के मजीद अफसरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पुलिस ने SBCA के 6 अफसरान को तलब कर लिया है। शहर में मखदूश इमारतों को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया कि अहकामात के बावजूद इमारतों की दोबारा इंस्पेक्शन क्यों नहीं करवाई गई और इस पर अदालत बहुत बरहम हुई। सिंध असेंबली का इजलास आज खासा हंगामा खेज रहा और बिजली के बिलों पे जो पूरा ऐवान था वो एक आवाज़ बन गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी दो टोक ऐलान कर दिया है कि कराची के इख्तियारात पर किसी को नाक बनकर बैठने नहीं देंगे। बड़ी बात है। बहरहाल कराची के आवाम को रिलीफ मिले तो फिर ही कुछ बात की जा सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे और हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं MQM से जाहिद मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद मंसूरी साहब। जाहिद मंसूरी साहब, जो शहर कायद है इसमें अमन व अमान के मसाइल अक्सर व बेशतर हम देखते हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या वजूहात है इसकी, ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। जमात इस्लामी से फराज हसीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। फराज हसीब साहब, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जाहिद मंसूरी साहब का जवाब लेना चाहूँगी। जी जाहिद मंसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये बड़ा अहम मौजू है आजकल के लिहाज से। देखें, अभी हमारे फारूक अख्तर भाई ने, जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, अब परसों ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुरंगी जाके, और वो जाके उन्होंने वहाँ पे तकरीबन एक हफ्ते में तकरीबन 6 से 7 वारदातें हो चुकी हैं और 6 से 7 मर्डर हो चुके हैं जो नौजवान थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल दे भी दिए। मोबाइल देने के बावजूद भी उनको गोली मार दी। अच्छा, इसकी वजह जो बज़ाहिर नज़र आती है, एक तो ये नज़र आती है कि जो गैर मुल्की और समझ गैर मुकामी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और वो उनका ना कोई यहाँ कोई रिहाइश होती है ना कोई कुछ होता है, वो यहाँ पर वारदातें करते हैं और वहाँ पर अपने गाँव गोटों में भाग जाते हैं। तो इस सबसे बड़ी वजह ये है। और अभी अब्बासी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि 2 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए सादे लिबास में मोबाइल छीनते हुए, वहाँ आवाम ने उनको पकड़ लिया और इससे वो दोनों का ताल्लुक जो था वो भी अंदुरन सिंह से था। तो मेजॉरिटी जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो डकैत है और जो पुलिस वाले हैं ज़्यादातर जो है ना इंटेलिजेंस के, और थाने दिखते हैं, आपको पता ही है, थानों के रेट फिक्स हैं कि आप जो भी जराइम करना चाहे करें और वो कुछ भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मंसूरी साहब, आप इतनी आसानी से बात कर रहे हैं कि थाने दिखते हैं, आपको पता है, इसका तो प्रूफ है ना। देखिए, इसका तो बाकायदा प्रूफ है तो उसके लिए हुकूमत सिंध ऐसे कैसे आंखें बंद करके बैठी हुई? अगर आप सबके पास प्रूफ है तो फराज हसीब साहब से बात करते हैं इस बात पे। फराज हसीब साहब, बड़ी अहम बात जाहिद मंसूरी साहब ने कह दी। उन्होंने कहा कि थाने बिकते हैं, जैसे कि आपको पता है, आपको भी पता है थाने बिकते हैं। जी फराज हसीब साहब, जी हेलो, जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। अच्छा, देखें, अगर जिन्होंने बात कही है कि थाने बिकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारी रोकथाम क्यों नहीं हो रही? जितने इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स होते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि किसी चीज में कमी आ रही हो। आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से नंबर प्लेट आप जो है उसके ऊपर आपने पूरा एक तमाशा मचाया हुआ करप्शन का। आप जो है स्ट्रीट क्राइम्स को रोक नहीं रहे। मुसलसल पुलिस, ये जो इन्होंने बात कही, मैं इनकी पूरी बात से इत्तेफाक करूंगा, जो गैर मकामी आपकी पुलिस इस वक्त है, जिसको गली मोहल्ले का नहीं पता, और हर उस तबके को, चाहे वो कोई पथारे वाला हो, कोई ठेले लगा रहे हैं, केबिन लगा रहे हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे होते हैं। उनसे जो है अपना जब चीजों को इंक्रोचमेंट, हमारी चीजें जो बढ़ी हुई है लियाकताबाद टाउन में, उनके ऊपर जाते हैं, तो हर किसी का ये कहना होता है कि हम उस वाले थाने में उस पुलिस अफसर को देते हैं, इसको देते हैं। जब ये सारी चीजें इस तरीके से चलती रहेंगी तो ना जराइम में कोई कमी आ सकती है, ना ही जो
یہ تمام اسٹریٹ کرائمز جو چل رہے ہیں ان کے اوپر کمی آئے گی. اچھا ٹھیک ہے فراز نصیر صاحب، بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ کچھ آوازیں تو ہمارے کانوں میں بھی گئی تھی جب چنچی رکشوں کا معاملہ ہوا تھا اور چنچی والوں نے یہ کہا تھا کہ 25,000 روپے ہر ہفتے ہم علاقے کے تھانے میں جا کر جمع کرواتے ہیں، اور یہ بات وائرل بھی ہوئی تھی، خبر بھی آئی تھی اس کی. ٹھیک ہے، تو منصوری صاحب جی اتفاق تو ہو گیا اس معاملے میں ایم کیو ایم کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی، اور میرا خیال ہے اگر ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو وہ بھی یہ کہے گی کہ جو جرائم کی شرح ہے وہ بالکل بڑھ رہی ہے، کارروائیاں جاری ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ قابو پا لیں. سردار نزاکت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ترجمان پیپلز پارٹی ہیں. السلام علیکم سردار نزاکت صاحب. سردار صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جرائم کی شرح میں یکدم جو اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ بے لگام ہو گئے ہیں، تو اس معاملے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا قابو کرنے کے لیے کیا حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اسٹریٹ کرمنل جو بھی ہے ظاہر ہے پورے شہر کے اندر اسٹریٹ کرمنل میں اضافہ ہوا ہے، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اور چیزوں کو جس طرح چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ میڈیکل میں شہر کے اندر جس طرح بے روزگاری، مہنگائی، یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہے ہیں شہر کے شہری، اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ظاہر آتی ہے کہ سب سے بات. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری اس کی وجوہات ہیں؟ زیادہ تر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے روٹ کاز اگر آپ معلوم کریں گے تو اچھا جو وہ اسی طرف. سردار نزاکت صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں زاہد منصوری صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آن کال فراز حسیب صاحب موجود ہیں. دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ غیر مقامی افراد یہاں پر بہت زیادہ آ چکے ہیں جو کہ جرائم میں ملوث ہیں، اور جو بھی پکڑے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر غیر مقامی ہوتے ہیں. تو آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیں مقامی اور غیر مقامی کی ڈیفینیشن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے نزدیک مقامی اور غیر مقامی کی کیا ڈیفینیشن ہے. اچھا پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستان کے اندر کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہے. اگر کراچی کا کوئی شہری لاہور، اسلام آباد یا پشاور آ کے کوئی کام کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اگر وہ اچھا شہری ہے اور کام کرنا چاہتا ہے کسی بھی شہر کے اندر رہ کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک کراچی کی ایک سیاسی جماعت بے بادہ ہو کے کراچی کے اندر ظلم و ستم کر رہی تھی، اس وقت بہت سارے لوگ کراچی سے موو ہو کے اسلام آباد، لاہور اور مختلف جگہوں کے پنجاب کے شہروں میں جا کے آباد ہوئے. جی جی تو اس میں اگر وہ لاہور کے شہری اگر یہ کہیں کہ یہ غیر مقامی ہے تو یہ غیر مناسب بات ہے. پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری کسی بھی شہر میں جا کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اپنی چیزیں خالی کر سکتا ہے. کرمنل ہوتے ہیں ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، ان کا مقامی اور غیر مقامی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر اس بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی ایشوز ہیں. اگر کوئی ایشوز ہیں بھی تو اس کو ریزالو ہونا چاہیے. لیکن جو مقامی اور غیر مقامی کی انفارچونیٹلی کراچی کے اندر ڈیفینیشن، اچھا نارملی جو غیر مقامی کا لفظ ہے نا غلط ڈیفینیشن ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک متعصبانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے یہ بات. کرمنلز ہیں یا دہشت گرد ہیں، ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کا دین ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے. وہ تو اپنے اچھا یہ گفتگو کسی اور جانب مڑ رہی ہے. سردار نزاکت صاحب بات ہم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ آخر ان جرائم کی وارداتوں پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. تھانوں کا ماحول دیکھیں تو تھانوں میں بھی بہت سے سوالات ہیں. مطلب یہ ایک عام سی بات ہے، تھانے بکتے ہیں. چنچی رکشہ چلانے والا یہ کہتا ہے کہ ہم ہفتہ دیتے ہیں. ایون کہ جو بھکاری ہیں وہ تک کہتے ہیں کہ ہم ہفتہ دیتے ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں سوچ کا. تو قانون نافذ کرنے والے جو اہلکار ہیں ان پہ بھی بڑا سوال ہے. تو کوئی آپریشن وغیرہ اس ٹائپ کا شروع کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ان کالی بھیڑوں سے کیسے نپٹا جائے؟ دیکھیں اس میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہ رہا آپ کو کہ کوئی
किस तरह के थानों के अंदर क्या माहौल है या किस तरह की चीजें हो रही है। अच्छा। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है वो पूरी दुनिया के अंदर है। आप न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर भी देखें कि जो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह मोबाइल तो कहीं भी नहीं छीनते, बड़े शहर जो कोलकाता जैसे शहर है वहाँ पे भी स्ट्रीट क्रिमिनल अपनी एक्टिविटीज करते हैं। उनके साथ साथ वहाँ की जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो भी उनके साथ मुकाबला करते हैं। इसी तरह कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आबाद हैं, तो यहाँ पे भी क्रिमिनल्स अपनी एक्टिविटीज जरूर करते हैं। लेकिन ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऑर्गेनाइज कोई क्राइम हो रहा है या ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की सतह पे या पुलिस अगर किसी जुराइम की सरपरस्ती कर रही है, मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। कोई पुलिस के अंदर भी काली भेड़ें हो सकती है, कोई एक आध 2 थाने 3 थाने 10 थाने हो सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कराची के अंदर हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर मुलव्विस हैं उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखते हैं या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लोग हैं या पॉलिटिकल शेल्टर लेके कुछ लोग अगर कोई क्रिमिनल के अंदर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको डेफिनेटली जो उनको कानून का सामना करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आईजी सिंध ने भी बड़ा हुक्म जारी कर दिया। मुझे इजाजत दे दें, इसमें एक चीज की एहतियात करने की जरूरत है कि किसी ये कहना कि मुकामी क्रिमिनल और गैर मुकामी क्रिमिनल ये मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के सारे शहरी, चाहे कोई उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, पख्तून है या कोई भी जुबान बोलने वाला है, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे कराची के रहने वाले हैं, सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए और क्रिमिनल के ऊपर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बहुत कुछ होना चाहिए सरदार नजाकत साहब, बिल्कुल। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको ठीक होने की जरूरत है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको होना चाहिए। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात यही कर रहे थे कि अमन अमान की सूरत हाल को कैसे बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। सिंध भर में PQR ऑपरेशन फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है आईजी सिंध ने, और इसके क्या असरात तो मुरतब हो सकते हैं इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। फराज हसीब साहब से बात करेंगे। फराज हसीब साहब, ठीक है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो अहलकार हैं उनमें भी कई लोग बहुत नेगेटिविटी का शिकार होते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये अभी जो पुलिस रजाकार का ये जो सिलसिला था इसको अब बंद कर दिया है आईजी साहब ने, तो आप समझते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखें, हमें तो इन चीजों को बेहतर करना था। देखें, जितनी चीजें इस वक्त कराची में हो रही हैं, आप इस वक्त तो कोई बंदा घर से बाहर निकले और वापसी उसके लिए जिंदा आना जो है ऐसा हो गया है कि वापसी आएगा वो भी नहीं आएगा। आप अगर देखें तो रास्ते में उससे स्नैचिंग हो जाती है, टैंकर की वापसी के जिम्मेदार सिर्फ जराइम पेशा अफराद नहीं है, सड़क के खड्डे भी हैं। नहीं, सड़क के खड्डे भी हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं। डंपर भी है। इस वक्त तमाम ही मसाइलों में घिरा हुआ है। तो इस मसाइल को हल करने के लिए अभी भाई कह रहे थे कि मेरा ख्याल से आवाज शायद नहीं आ रही थी, स्लो थी, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि बेरोजगारी और दीगर सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से सिंध हुकूमत में है, वफाक में पीपल्स पार्टी के सदर जो है पीपल्स पार्टी के हैं, तो क्या इनको ये इन बातों का नहीं पता? वो तो सब अपनी सारी अयाशियों में लगे हुए, लेकिन यहाँ की जो अवाम है जिनको इतनी तकलीफ होनी है कि इनके बारे में इल्म नहीं है कि इन तकलीफ को दूर किया जाए। आपको हर शोबा, हर इदारा आपको अपने हाथ में तो करना है। SBCA की आप बात कर रही थी, पहले KBCA था, उसको SBCA कर दिया, सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, वाटर बोर्ड अपने हाथ में ले लिया, रोड बनाने के काम अपने हाथ में ले गया। हर इदारा आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसके बाद हाथ झाड़ दिया चाहते हैं, और उसके बाद हाथ झाड़ दिया, बिल्कुल हाथ झाड़ दिया, कोई काम नहीं करना चाहते। भाई अगर आप समझते हैं कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो आप काम तो करें, लेकिन आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो। और हर इदारे के अंदर जो है बस एक करप्शन
کے ذریعے سے جو ہے اپنا جو ہے کرپشن کرنی ہے اور ہر ادارے کو اپنے جو ہے اپنے ہینڈ اوور کر لینا ہے. یہاں تک کہ بلدیاتی اداروں میں بھی واٹر بورڈ کو آپ لے لیں, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے لیں. دیکھیں آپ نے لوکل باڈی الیکشن کرائے, لوکل گورنمنٹ بنائی, اس کو امپاور اگر کریں گے تو ایک گلی کا کونسلر جو ہے اس کو یہ مسائل پتا ہوں گے نا کہ اس کی روڈ کیا مسئلہ ہے, پانی کا کیا مسئلہ ہے, سیوریج کا کیا مسئلہ ہے, وہ آسانی سے حل کرے گا. یہ سندھ گورنمنٹ بیٹھ کے وہ اوپر سے حل کرے گی. تو آپ امپاور آپ نہیں کرنا چاہتے, ہر ادارے کو اپنے پاس رکھ کے آپ نے کوئی کام کرنا نہیں, اور شہر کو مسلسل جو ہے بگاڑا جا رہا ہے. اچھا زاہد منصوری صاحب, جی جی, کیا جو اختیارات کا جو بہاؤ ہے جی جی, وہ مناسب نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں؟ اگر اختیارات لوکل باڈیز کو دے دی جائیں جی جی, تو یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو. جی میں دیکھیں 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا. اصل میں دیکھیں بلدیات میں امن و امان تو خیر نہیں آتا. جی جی, امن و امان نہیں آتا. بلدیات میں یہ تھا, بلدیات دیکھیں جو مشرف صاحب کے دور میں جو بنا تھا سٹی ناظم والا, تو جتنے بھی محکمے تھے نا, بلڈنگ کنٹرول ہو, کے ڈی اے ہو یا واٹر بورڈ ہو, کے ایم سی ہو, ڈی ایم سی ہو, سب ناظم کے انڈر میں ہوتے تھے. تو ون ونڈو آپریشن ہوتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پوری پاور تھی, ان کو فنڈنگ ہو رہی تھی, وہ تو انہوں نے پورے کام کیے. ناظم بے تاج بادشاہ ہوتا تھا. جی جی, انہوں نے پورے کام کیے. میں نے دیکھا تھا, ہم نے انڈر پاسز بھی بنائے, فلائی اوور بھی بنائے. اس دور میں اتنی اس دور میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی نا, وہ جتنی ڈیولپمنٹ اس دور میں ہوئی نا, مصطفیٰ کمال آئی 2005 سے 2010 تک, یا وہ پہلے اس سے پہلے, وہ ابھی تک نہیں ہوئی. جب سے 2008 سے پیپلز پارٹی آئی ہے نا, تو ملک اور کراچی تباہی کی طرف شکار ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں, اس وقت جو ہے نا کراچی کا پاکستان کا جو کوٹا ہے پانی کا, وہ ہے تقریباً 36,000 اپنا ملین گیلن پر ڈے. 36,000 ملین گیلن پر ڈے. کراچی کو کتنا ملتا ہے؟ 455 ملین گیلن پر ڈے. یعنی کتنا پڑ رہا ہے؟ 1.5% صرف. یعنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے یہ لوگ, تو ہمیں 2.5% کم از کم دے دیں, تو کم از کم یہ تو ہو نا کہ پانی تو ملے کراچی والوں کو. پانی زکوٰۃ کے طور پہ ملے گا کراچی والے پانی کے لیے. دیکھو 1.5%. لیکن ٹینکرز میں تو بہت پانی ہوتا ہے زاہد صاحب. میں وہی تو بتا رہا ہوں, 455 گیلن ملتا ہے کراچی والوں کو, 36,500 ملتا ہے ان کو پر ڈے ملین گیلن سندھ حکومت کو, سندھ کو. اور صرف کراچی کو کتنا دیتے ہیں, جہاں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, صرف 455 ملین گیلن. کہاں 36,000, کہاں 455 ملین گیلن. اب کراچی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, اور جو اس کا جو حصے کا پانی ہے وہ بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں بحری ٹاؤن بھی چلا جاتا ہے, ٹینکر کو بھی چلا جاتا ہے. کراچی والوں کو پانی نلکے میں نہیں ملتا. اب یہ بات کرتے ہیں نا عصبیت کی, تو عصبیت تو یہی ہے نا, تعصب تو یہی ہے نا کہ کراچی والوں کو کچھ نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا, جو بیسک ضرورت ہے. اور دوسری جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو کراچی کو ابھی ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے رکھے 1465 بلین رکھے ہیں پیسے انہوں نے سندھ حکومت نے خرچے کے لیے, ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے. کراچی, ہاں کراچی سمیت پورے سندھ کے لیے. اور سندھ کا حصہ, کراچی کا حصہ کتنا رکھا؟ 60 ملین. اور کراچی کی یعنی 60 ملین کا مطلب کہ 4.5%. اور کراچی کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہے, کھڈے الگ ہیں, سیوریج کا نظام برا ہے. K4 کا منصوبہ 2008 سے سسک رہا ہے, اس کو تو 22 سال ہو گئے. اس دفعہ انہوں نے, اس پہ تو اب بات کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے, اب نہیں بات کرتے کیونکہ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. مقصد یہ کہ دیکھیں نا پیسے جو ہے نا وہ نہیں رکھ رہے اس کے اوپر. پیسے کس کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ اپنا 1465 میں نے بتایا نا اس کے اوپر رکھا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر. اور کراچی کو کتنا دے رہا ہے؟ 60 ارب بھی ڈیوائڈ ہو گیا. تو یہ ریڈ لائن منصوبہ, یلو لائن منصوبہ, یہ سب بنے گا. اچھا, اب میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب دیکھیں 60 ارب کا مطلب یہ صرف 4.5%. اور باقی فنڈ کہاں جائے گا کسی کو نہیں پتا, کہاں کھائیں گے, کیا کریں گے. اچھا, ریڈ لائن منصوبہ جو ہے نا سمجھ لیں 2022 سے شروع ہوا تھا, مارچ 2022 سے. اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی جون 2025. ٹھیک ہے, وہ جون 2025 بھی گزر گیا. اس کی جو شروع میں کاسٹ تھی نا وہ تھی 50 ارب روپے. اب اس کی کاسٹ ہو گئی 300 ارب روپے. یہ ابھی جو بجٹ وہ رکھا نا اس میں اس کے 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو سمجھ لیں وہ بھی ابھی 3 سال اور لگیں گے, ہو سکتا ہے مزید 3-4 سال اور لگے, 4-5 سال اور لگے. دسمبر تک کا ٹائم دیا تھا, لیکن ابھی اس کو تو 20% بھی مکمل نہیں ہوا. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب ایک جوہر انڈر پاس ہے. جوہر انڈر پاس کی جو شروع کی ابتدائی قیمت تھی وہ تھی 50 کروڑ روپے. ٹھیک ہے, اب وہ تقریباً 128 کروڑ تک پہنچ گیا. 128 کا مطلب 1 ارب 28 کروڑ. صحیح ہے, اس کو بھی جون 2025 سے مکمل ہونا تھا. اب دیکھیں یعنی کہ صفورہ آئل جو مین انسٹیٹیوٹ وہ بند, پھر جوہر کے لیے دوسری روڈ بھی بند. اب آدمی کہاں سے جائے گا؟ اگر اس کو گھر جانا ہو کیسے جائے گا؟ اس کے علاوہ کریم آباد آپ دیکھ لیں انڈر پاس 3 سال سے چل رہا ہے, وہ 3 سال ہو گئے, اس کا بھی 50% مکمل نہیں ہوا. اس کی کاسٹ بھی ڈبل ٹربل ہو چکی ہے.
तो ये अब कराची के साथ दुश्मनी नहीं है तो और क्या है ये। सरदार नज़ाकत साहब से पूछ लें आपके सवालों के जवाब। जी, अब इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे बात की थी ना कि अज़बियत की और इसकी क्या कहते हैं, एक चीज़ और थी, आप देखें ना कोटा सिस्टम है, 40% जो शहरी कोटा सिस्टम है और 60% जो है वो देही है, ठीक है। 40% में कराची हैदराबाद सक्कर आते हैं। अब क्या जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर से सारे पीपल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ, उन्होंने क्या किया, तमाम जाली डोमिसाइल बना के दे रहे हैं अंदर सिंह के लोगों को, ठीक है। अच्छा, उस पर हमने केस भी गए थे, हम केस तक जीत भी गए थे, लेकिन जो वहाँ से फैसला आया ना, उन्होंने कहा कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो उसमें हमने प्रूफ दिया बाकायदा कि जो देखें ये बंदा लाड़काना का, दादू का, शिकारपुर का, उसको आपने कराची के डोमिसाइल बना के जॉब यहाँ पे दे दी कराची में। आप उठा के जाए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जितने भी है ना, डीएसपी, एसपी, एसएचओ, सारे के सारे जो है ना अंदर सिंह से आए हुए हैं और कराची डोमिसाइल बना है। ये तासुब नहीं है तो क्या, आप कराची के लोगों को हक मार रहे हैं, इससे कौन जवाब देगा? ठीक है, सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद है ना। सरदार साहब, आप जवाब देना चाहेंगे मंसूरी साहब के सवालों के? मंसूरी साहब की बात पूरी मैं सुन नहीं सका, लेकिन जो उनकी बात जहाँ तक मैंने सुनी है, जो अच्छा, जो पानी के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि पानी का एक कराची में बहुत बड़ा इशू है। और वो सिर्फ ये क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ कराची में शायद किसी कम्युनिटी के लिए या किसी एक जबान बोलने के लिए पानी के इश्यूज है। मैं उनकी नॉलेज में सिर्फ ये इजाफा करना चाह रहा हूँ कि इसमें सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है पानी का, ये ओवर द नाइट नहीं हल हो सकता। ये बात करें ना 2008 से, आप इनसे ये तो पूछे कि इनका मेयर कब गया है कराची का, जो वसीम अख्तर साहब थे, वो कब फंड देने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी। एक बात कंप्लीट कर लो भाई। मैं दूसरी बात, इन्होंने कराची के इश्यूज के हवाले से बात की। कराची में जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किया है, ये भी मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब के काम है, उनको भी ले आए और पीपल्स पार्टी के काम भी ले आए। उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन जगहों पे भी काम किया जहाँ पे पीपल्स पार्टी का सिंगल काउंसिलर भी नहीं बनता था। हम ये समझते हैं कि कराची के जितने इश्यूज हैं, चाहे पानी के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबके ऊपर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह मेयर कराची ने ये प्रॉमिस किया कि जब तक उनका टर्न ओवर कम्प्लीट होता, पहले इंशाल्लाह कराची के लोग बेहतरी महसूस करेंगे। मेयर कराची हूँ या वजीर बंदियात हूँ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हूँ मराद अली शाह साहब, वो प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं। इंशाल्लाह कराची से कश्मीर तक जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, जितने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, हाँ मैं मानता हूँ कि देर सवेर होती है कामों के अंदर। आपको याद होगा कि जब मुस्तफा कमाल साहब ने कराची शहर को पूरे शहर को खोल दिया था, उस वक्त भी लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल थे। आज भी ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं और ज़ाहिर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो कराची के लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सरदार साहब, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तो ये भी शहरियों के लिए काम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्टो जरदारी साहब की कमिटमेंट है, इंशाल्लाह हम कराची को बेहतर करेंगे। और पूरे सिंध के अंदर जितने भी शहर हैं या देही इलाके, जहाँ तक इन्होंने कोटे की बात की, देखें 2 साल के हवाले से जो आइन के अंदर कानून और तरीकाकार है, उसके मुताबिक अगर कोई 2 साल अपना अवेल करता है तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लाड़काना का डोमिसाइल बनाना है तो वो भी बन जाएगा, और किसी को अगर कराची का अगर ये बन जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। जहाँ तक इन्होंने कोटे की बात की, कोटे की बात एमक्यूएम हमेशा अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। अच्छा। मैं इनसे पूछता हूँ कि जब अरबाब रहीम की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने कोटा खत्म करवाने की क्यों नहीं बात की? जब जनरल परवेज मुशर्रफ का ये फ्रंटमैन बन के हुकूमत कर रहे थे, आपको 12 मई याद होगा, जब ये सारे काम कर रहे थे तो ये कोटा सिस्टम की बात करते हैं ना। पीपल्स पार्टी ने कब मना किया कि कोटा सिस्टम खत्म करने की ये बात ना करें? लेकिन जब ये कुछ कर सकते होते हैं, जब इनके पास टाइम होता है, उस वक्त ये करते नहीं है। बाद में एक लोगों की तकसीम के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और जुबान की बुनियाद के ऊपर इस तरह देही और शहरी तकसीम करके ये लोग अपना वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाइड पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके अंदर तमाम जुबान बोलने वाले लोग हैं, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्टो जरदारी साहब का एक वादा है कि जो चाहे वो कराची का शहरी है, चाहे कश्मीर का है या कश्मीर का है, वो सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की तकसीम के ऊपर यकीन नहीं रखती। सही है। हाँ, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि कराची की बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है, जहाँ हमारी कोताही भी हो सकती है, बहुत सारी चीजों में कमी भी हो सकती है, लेकिन इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। ठीक है, बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सरदार रज़ाक़त साहब, एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल तरक्याती काम हो रहे हैं, पूरे शहर में हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, हर गली मोहल्ला शाहरा हर जगह हो रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि कोई टाइम फ्रेम आप देंगे कि जिसमें ये तमाम काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि मसाइल और बजट बढ़ता ही उस वक्त है जब तकमील का इन टाइम नहीं होती। तो देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम के दोस्तों का और पीपल्स पार्टी का हमेशा ये स्टांस इकट्ठा रहा है कि जो सेंसेस हुए अनफॉर्चुनेटली वो कराची की बिल्कुल गैर मुनासिब और गलत हुए। पहली बात ये कि कराची का अगर सेंसेस बेहतर होगा, अच्छा सेंसेस होगा, ठीक तरीके से अगर गिनती पूरी की जाएगी तो उसी हिसाब से बजट भी रखा जाएगा। मेरे ख्याल में कराची बहुत ओवरलोडेड है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे शहर के अंदर रहते हैं जहाँ से 10 से 15 लाख वो लोग रहते हैं कि जिनका कोई आईडी जिनके पास है ही नहीं। और फिर दूसरी बात है कि जब हमारा शहर 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है, तो अगर हमारे इदारे उसको 2 करोड़ गिनेंगे या 2 करोड़ 3 लाख गिनेंगे तो ये उसके लिए डेफिनेटली मसाइल पैदा होंगे। हम ये समझते हैं कि हम सब लोगों को मिलके जो रूट काज है उसको मालूम करने की जरूरत है। सिर्फ अगर हम एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ब्लेम गेम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में हम सबको, चाहे एमक्यूएम के दोस्त हों, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, सबको इस चीज के ऊपर कन्विंस होना चाहिए और स्ट्रगल करनी चाहिए कि कराची का जो सेंसेस है वो अनफॉर्चुनेटली गलत हुआ है, उसको सही करने की जरूरत है। जो कराची की आबादी इस वक्त 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है, तो अगर आप 2 करोड़ गिनेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होगा, बिल्कुल इजाफा होगा और बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम, कोई हुकूक नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा सरदार नज़ाकत साहब। फराज हसीब साहब से बात कर लेते हैं। फराज साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने 2 टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि कराची के इख्तियारात पर किसी को नाक बनकर बैठने नहीं देंगे। क्या करेंगे आप लोग? कैसे कराची के आवाम को उसका हक दिलवाएंगे? जी फराज हसीब साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है फराज हसीब साहब से। बिल्कुल उनसे राब्ता करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जाहिद मंसूरी साहब से तब तक बात कर लेते हैं। जाहिद मंसूरी साहब, आप समझते हैं कि जमात इस्लामी अगर इस तरह का कोई ऐलान करती है तो क्या उनके पास क्या वाहिद हल क्या रह जाता है, रास्ता क्या रह जाता है, क्या करने वाले हैं या क्या असरात मुरतब करेगा? देखिए, मसला ये कि इस वक्त जो तकरीबन 12 टाउन उनके पास हैं, जिसके नाजिम है, चेयरमैन भी हैं, अब उसमें उनकी देखनी पड़ेगी कारकर्दगी क्या है। ठीक है, बिल्कुल जाहिद मंसूरी साहब, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आपकी बात मुकम्मल करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।